नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉयड ने मनोविज्ञान के किस स्कूल की स्थापना की। तो अगर बात करें सिगमंड फ्रॉयड की, तो इनके द्वारा मनोविज्ञान के किस स्कूल की स्थापना की जाती है। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय फ्रॉयड। तो मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस, इनको जो है वो फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। तो मनोविज्ञान में जो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है वो सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया था। तो याद रखना, स्कूल ऑफ जो साइको एनालिसिस है उसको जो फाउंडेड किया था वो सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि जो फ्रॉयड साहब है वो किस देश के मनोवैज्ञानिक। तो अगर बात करें सिगमंड फ्रॉयड की, तो ये ऑस्ट्रिया देश, ऐसा क्वेश्चन भी जो है वो टेट में बहुत बार आया है। तो ये ऑस्ट्रिया देश के मनोवैज्ञानिक थे, इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करें सिगमंड फ्रॉयड की, तो इन्होंने अपने थ्योरी में जो है वो मन के 3 टाइप बताए थे, इस बात को आपने याद रखना। इन्होंने बोला था कि चेतन मन होता है, अर्धचेतन मन होता है, अचेतन मन होता है। चेतन मन बोले कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कितना होता है? जो 10% होता है। कॉन्शियस माइंड का जो मतलब होता है जिसमें हम प्रेजेंट के विचारों से जो संबंधित होता है, कि मान लो अभी जो हम सोच रहे हैं तो प्रेजेंट के जो विचारों से संबंधित होता है वो आपका कॉन्शियस माइंड होता है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया जो चेतन मन है वो हमारा कितने परसेंट होता है फ्रॉयड के अनुसार, तो ये हमारा 10% होता है। दूसरा होता है अर्धचेतन मन, जो कि कॉन्शियस भी होता है, सब कॉन्शियस भी होता है। तो अगर बात करें आप अनकॉन्शियस भी होता है। अर्धचेतन मतलब कि इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें चीज़ें याद आ जाती है। मान लो हम कोई चीज़ भूल गए, लेकिन वो बाद में हमको क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, याद आ जाती है। तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, ये जो है हमारे कैसा होता है, 90% होता है। तो अनकॉन्शियस माइंड जो होता है जिसको अचेतन मन कहा जाता है, ये 90% होती है। मतलब अर्धचेतन मन में वो बातें होती है जिसको हम भूल चुके हैं, मतलब वो हमारे याद में नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपने तो 3 टाइप के मन बताए हैं आपके सिगमंड फ्रॉयड ने, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। देखिए अगर आप एसपीटेट नवंबर में अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। ये क्लासेज आपको रहने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का जो मतलब है कि जो क्लास लाइव होगी उसको आप रिकॉर्डेड बाद में भी देख सकते हो। हर सब्जेक्ट का अलग टीचर आपको हमारे टेट में पढ़ाने वाला है। चाहे आप जीबीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, हिंदी की तैयारी कर रहे हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं 7876145409, और एवरी सब्जेक्ट के आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे अगर आप हमारे बैच के साथ एनरोल होते हैं। बात कर रहे थे सिगमंड फ्रॉयड की, इनके द्वारा मन के 3 भाग बताए गए थे। अब भैया क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन्होंने व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को कितने भागों में बांटा। तो पर्सनैलिटी को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा था। इन्होंने बांटा था इड, ईगो और सुपर ईगो, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जो इड है वो आपका किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इड बहुत बार पूछा गया है। तो इड जो काम करता है वो प्लीजर प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पे काम करता है इड? तो याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इड काम करता है आपका प्लीजर प्रिंसिपल पर। आपका ईगो किस पे काम करता है? तो ईगो करता है आपका रियलिटी प्रिंसिपल पर। तो ईगो काम करेगा रियलिटी प्रिंसिपल पर। और आपका जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो जो है आपका, जिसको आप 3 इसको, इड को कहते हैं इदम, ईगो को कहते हैं अहम। और अगर बात करें आपका सुपर ईगो की, वो करता है मॉरलिटी, नैतिकता पर काम करता है। तो सुपर ईगो किस पे काम करेगा? तो परा अहम हम सुपर ईगो को बोलेंगे, मॉरलिटी या नैतिकता पर काम करेगा। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये बातें तो आपको बिल्कुल याद हो गई। अब यहाँ पे एक दिया है नवव्यवहारवाद, न्यू बिहेवियरिज्म। नवव्यवहारवाद का जनक कौन है? वैसे एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने नाम ले सकता हूँ आपका एडवर्ड सी टॉलमैन। तो एडवर्ड सी टॉलमैन भी नवव्यवहारवाद का पिता है। क्लार्क हल हो गया, बीएफ स्किनर। तो कई मनोवैज्ञानिक के द्वारा इसको विकसित किया गया था, न कि एक व्यक्ति हम इसको नहीं मान सकते। लेकिन ज़्यादातर जो है वो क्लार्क हल, आपका एडवर्ड सी टॉलमैन, इनके द्वारा जो है वो नवव्यवहारवाद का, इनको ही जो है वो फादर माना जाता है। मतलब इन सब ने जो है इसके बारे में नवव्यवहार की जो व्यवहारवाद है इसके बारे में कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ही परीक्षण पर 2 भिन्न अवसरों पर किसी व्यक्ति द्वारा लब्धांकों की संगति डैश कहलाती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी कभी टेट एग्जाम में आ जाते हैं। डैश ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट टू डिफरेंट ओकेजन्स। देखिए क्या हो रहा है कि एक बच्चा है और वो टेस्ट दे रहा है, पहले भी उसके नंबर कितने आए? 5 आए, दोबारा भी उसके नंबर कितने आए? 5 आए, उसके
उसके बाद भी उसके नंबर 5 है, मतलब कि वो क्या है कंटिन्यूटी में, मतलब कि यहाँ पे बोला है 2 भिन्न अवसरों पे 2 बार उसने टेस्ट दिया और व्यक्ति द्वारा जो संगति परीक्षण है वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी आपकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि वो क्या है, वो विश्वसनीयता, भाई उसको विश्वास है, वो क्या है नंबर जो है वो क्या ला रहा है इस टेस्ट में भी, मतलब उसकी एक कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है कि भाई अभी भी 5 ला रहा है, अगले में भी 5 ला रहा है, भाई अगले उससे अगले में भी 5, तो मतलब कि वो क्या है, वो एक उसकी क्या हो जाएगी रिलायबिलिटी। तो आपने याद रखना है कि भाई जब एक ही परीक्षण में 2 भिन्न अवसरों पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति क्या होगी, विश्वसनीयता कहलाती है, विश्वसनीयता या इसको रिलायबिलिटी कहलाती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, वैधता क्या होती है, वैलिडिटी। वैलिडिटी होती है कि भाई जो बच्चा है आप उससे चाह रहे हो कि इसका आंसर 7 आ सकता है, तो बच्चे ने जो आंसर भी जो है वो 7 निकाल दिया, तो ये वैलिडिटी हम इसको मान सकते हैं। तो रिलायबिलिटी आपको ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो पता होने चाहिए, रिपीट हो जाता है कभी। अगला क्वेश्चन है कि कोहलर और कोपका के अनुसार सीखना डैश के द्वारा होता है। कोहलर एंड कोपका बिलीव्ड लर्निंग टू बी ऑफ ए फंक्शन। तो देखिए जो कोहलर और कोपका थे इनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, तो इनके द्वारा दी गई थी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो ये आपको याद रखना है। तो कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, इनके साथ कोपका साहब भी थे। देखिए कैसे कैसे हुआ, आपको पता रखना है कि जो इनसाइड थ्योरी है, तो यहाँ पे अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि के द्वारा जो है वो बच्चा यहाँ पे कोई भी चीज़ है वो सीखते हैं। अच्छा, अगर इसकी बात करूँ मैं इनसाइड थ्योरी की, तो इनसाइड थ्योरी या जो ये अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कोई और है। ये अगर आपको प्रतिपादक पूछ लिए, बहुत बार टेट में प्रतिपादक भी पूछे गए हैं और आप कोहलर और कोपका लगा के आ जाते हो, नहीं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोहलर और कोपका के अनुसार जो है वो जो इनके द्वारा ये क्या है, इसके प्रयोग करता है, जो ये आपका जो कोहलर और कोपका के अनुसार जो क्या है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रयोग करता कौन है, तो कोहलर साहब आपने लगाना है। लेकिन अगर प्रतिपादक पूछे हैं इनसाइड थ्योरी के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे हैं तो मैक्स वर्दीमर आएगा, गलत नहीं करना है। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा प्रयोगकर्ता कौन है, तो कोहलर है, और कोहलर का जो सहयोग किया था वो किसने किया था, कोपका साहब ने किया था। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत पे जो इन्होंने प्रयोग किया था, उसमें जो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने जो है वो इस पर जो प्रयोग किया था वो किया था किस पर, किस पर किया था, वनमानुष, चिंपैंजी पे, वनमानुष जिसको आप क्या बोलते हैं, चिंपैंजी। तो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग में इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, वनमानुष पे। ये बात आपको याद रखना है। वनमानुष का नाम जो था, वो चिंपैंजी का जो नाम था वो था सुल्तान। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इनसाइड थ्योरी जो कोहलर और कोपका की थी, इसमें इन्होंने किस पे प्रयोग किया, तो चिंपैंजी पे थे, और चिंपैंजी का नाम क्या था, कभी कभार हिंदी वाले वनमानुष भी होता है, उसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान था भाई, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक शब्द है गेस्टाल्टवाद, बहुत बार ये क्वेश्चन टेट में आया है कि जो गेस्टाल्टवाद है ना, इस शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है संपूर्ण, संपूर्ण मतलब कि ऑल, है ना। तो गेस्टाल्टवाद शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण। ये क्वेश्चन टेट में सेम आया है। और जो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो बहुत सारे लोग हैं। एक तो है मैक्स वर्दीमर, वर्दीमर के अलावा कोपका है और कोहलर है। ये तीन को जो है वो गेस्टाल्टवाद जो है उसका सिद्धांत का जो प्रतिपादक माना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कोहलर साहब की, तो इनके द्वारा समग्रवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत और गेस्टाल्टवाद के ये प्रयोग करता थे कोहलर साहब, इस बात को आपने, और एक अवयववाद का सिद्धांत, क्या बोलेंगे, अवयववाद का सिद्धांत। तो ये सारे के सारे सिद्धांत जो दिए गए थे वो इसके द्वारा कोहलर साहब के द्वारा दिए गए थे। गेस्टाल्टवादी का मानना यह है कि जब तक आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक उसका हल नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है वो एक सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर क्या किया था, प्रयोग किया था। क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कोहलर के द्वारा जो सुल्तान नामक चिंपैंजी है उस पर कितने प्रयोग किए गए थे, तो इस पर इन्होंने जो है वो 6 प्रयोग किए। ये बात आपको याद रखनी है। और कोहलर का जो ये अंतर्दृष्टि की जो सिद्धांत की जो इन्होंने व्याख्या की थी, इसको जो डिस्क्राइब किया था, तो इनकी एक पुस्तक आती है जिसका नाम था गेस्टाल्टवाद साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्टवाद साइकोलॉजी में इन्होंने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का बारे में 1959 में बताया था। इस बात को आपने याद रखना है। और ये सुल्तान जो है एक भूखा बंदर था। यहाँ पर इन्होंने जो है वो क्या किया था, केले जो है उस बॉक्स में टांग दिए थे, है ना। और भूखा बंदर क्या है, उस बॉक्स को यहाँ पे अपने सूज से उन बॉक्सों को एक के ऊपर एक रखकर अपने केले
पहले नीचे निकाल देता है। तो यही यहाँ पर जो है वो ये इस टॉपिक से हम देखते हैं। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुल्तान का नाम क्या था, है ना, वो सुल्तान किस पर प्रयोग किया था, चिपैंजी पे प्रयोग किया था, उसका नाम कितने प्रयोग किए थे, भाई इसके प्रतिपादक कौन है, मैक्स बर्दीमर है, प्रयोगकर्ता कौन है, सहयोगकर्ता कौन है, ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर सेंसरी चैनल। देखिए विन में से कौन सा संवेदी माध्यम है, तो मुझे तो दृष्टि भी संवेदी माध्यम है, श्रवण भी है, स्पर्श भी है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखो विजन भी तो है ही है, आपका हियरिंग भी है, टच भी है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सारी की सारी क्या है, संवेदी माध्यम है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे प्रिंट अच्छे से नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार डैश के द्वारा निर्धारित होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी मैंस बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय। देखिए जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ये इसके पहले तो पता होना चाहिए प्रतिपादक कौन है, उसके बाद हम देखेंगे कि सोशल लर्निंग थ्योरी जिसका मतलब ही क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, मतलब कि समाज से हम क्या रहे, सोशल से लर्न कर रहे हैं, समाज से सीख रहे हैं। तो इस थ्योरी के जो प्रतिपादक है वो है अल्बर्ट बंडूरा। भाई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसके पिता कौन है, तो बोलेंगे अल्बर्ट बंडूरा साहब है। इस बात को डिटेल से आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अल्बर्ट बंडूरा है वो कहाँ के निवासी है, तो ये अल्बर्ट बंडूरा साहब आपके कनाडा देश के निवासी, किस देश के निवासी थे, तो बोलेंगे सर कनाडा देश के निवासी थे। मतलब कि इस सिद्धांत में उन्होंने ये बात कही थी अल्बर्ट बंडूरा ने कि जो इस सिद्धांत के अनुसार मतलब कि दूसरों के व्यवहार को देखकर जो बच्चा है वो सीखता है, मतलब कि समाज का जो व्यवहार होता है उसको देखकर बच्चा सीखता है। और जो आपका जो ये सोशल लर्निंग थ्योरी है ना, इसके बहुत सारे नाम है, इसको अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है कि, और दूसरा इसको अनुकरण करना भी कहा जाता है। मतलब कि बच्चा जो है या हम लोग जो है वो समाज से चीज़ों को सीखेंगे, अवलोकन कर को ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी आपके सोशल लर्निंग थ्योरी को कहा जाता है, और आपका अनुकरण करना सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने किस पे प्रयोग किए, तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो एक बोबो डॉल होती थी उस पर प्रयोग किए। इस बात को आपने याद रखना, किस पे प्रयोग किए थे, बोबो डॉल। तो बोबो डॉल पे प्रयोग किए थे आपके अल्बर्ट बंडूरा ने, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जो सीखने की जो चार बात इन्होंने बताई थी, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। इन्होंने बोला था अवधान होता है, फिर उसको धारण करना होता है, फिर उसका पुनः उत्पादन करना होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है, फिर मोटिवेशन, फिर उस पर अभिप्रेरणा देनी होती है। तो याद रखना है अटेंशन, रिटेंशन, धारण करना, रिप्रोडक्शन उसका दोबारा उत्पादन करना, और चौथा होता है मोटिवेशन। तो आपको सारे के सारे देखो याद रखने हैं और सारे ही देखो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है भाई। अगला क्वेश्चन है कि डैश की समानता पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। मान लो आप किसी को पसंद कर रहे हो, सिमिलरली इज एन इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ लाइकिंग। तो देखो अगर हम किसी को पसंद कर रहे हैं तो चेहरे से, जी बिल्कुल चेहरे से करते हैं, लेकिन अगर वो उसकी टांग बाजू टूटी हुई, वो सुंदर होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो चेहरे से बस सुंदर होगा, तो फिर हम उसको पसंद नहीं करेंगे, हम उसको नकार देंगे। एटीट्यूड से तो भाई किसी को कोई क्यों करेगा, है ना, थोड़े दिनों के लिए कर लेगा, ज़्यादा एटीट्यूड कोई मारेगा तो उसको कोई पसंद करेगा ही नहीं। अगला है शारीरिक। जी हाँ, अगर शरीर से बंदा हट्टा कट्टा होगा, बढ़िया बना हुआ होगा, थोड़ा सा सुंदर होगा, तो हम उसको क्या है फिजिकली जो है वो क्या कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मक लोग डैश ढंग से सोचते हैं। जो आपके जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, तो मतलब वो कैसे थिंक करता है, तो जो क्रिएटिव पीपल होंगे ना यार, वो कैसे सोचेंगे, आपको पता होना चाहिए। जो क्रिएटिव पीपल जो हमारे होता है वो सोचते हैं आपका मतलब कि उनकी जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्स थिंकिंग होती है, अवसारी होती है। मतलब कि उनकी जो सोच होती है ना, वो एक क्वेश्चन के ना बहुत सारे आंसर दे देंगे, जो आपके क्रिएटिव पीपल होंगे। और जो आपके जो होंगे दूसरे पीपल, मतलब कि अच्छा कन्वर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट में ऐसे लोग होंगे जिनके पास आंसर, क्वेश्चन बहुत है लेकिन आंसर उसका क्या है, एक ही है। ठीक है, तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है यहाँ पे जो सोचेंगे वो डाइवर्जेंट इनकी थिंकिंग होगी। अगला क्वेश्चन है कि आइजेंक एक डैश मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है कि आइजेंक एक डैश मनोवैज्ञानिक है। अगर बात करें आइजेंक की तो ये कैसे मनोवैज्ञानिक है, तो आइजेंक की बात करें तो आइजेंक एक जो है वो कौन सी मनोवैज्ञानिक है, कैसे मनोवैज्ञानिक है,
तो यह एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। हालाँकि इनका जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था, लेकिन ये अक्सर जो रहे थे ना वो ब्रिटेन में रहे थे, इंग्लैंड में रहे थे, इसीलिए ये कैसे मनोवैज्ञानिक है, आपके ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक है आइजंग साहब। इस बात को आपने याद रखना है। इन्होंने जो है वो पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में इन्होंने भी बताया था, तो ये बात आपको याद रखनी है। इन्होंने भी पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, तो यह भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, पर्सनैलिटी जो ये है ना, जो व्यक्तित्व है उसके पिता कौन है, तो गार्डन एल्पोर्ट। भाई देखो, अक्सर वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गार्डन एल्पोर्ट को हम मुख्य रूप से मानते हैं, इसको गार्डन अल्पोर्ट। तो आप इसमें डाउट नहीं कर लेना कि और भी पर्सनैलिटी के, लेकिन पर्सनैलिटी के जो व्यक्तित्व के जो असल में अगर कहूँ तो अगर अगर देखा जाए तो विकिपीडिया के मुताबिक या किताबों के मुताबिक जो पर्सनैलिटी के जो पिता है ना वो गार्डन एल्पोर्ट साहब है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। देखिए, जो बिहेवियरिज्म के जो पिता है वो कौन है भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो उसके फादर है आपका जेबी वॉटसन साहब। तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जो जनक है वो है जेबी वॉटसन। अच्छा, जेबी वॉटसन है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, इनका मानना है कि जो भाई उद्दीपक होता है वो हमेशा जो है हमें क्या है, भारी वातावरण में होता है, और इनके द्वारा जो है वो व्यवहारवाद की जो स्थापना की गई थी वो 1913 में की गई थी। और कहाँ पे की थी, तो अमेरिका के हॉपकिंस एक यूनिवर्सिटी है, हॉकिंस यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इन्होंने 1913 में जो है व्यवहारवाद की स्थापना की थी। इन्होंने अपने ही बच्चे, जिसका नाम था अल्बर्ट नामक एक छोटे बच्चे का पे अध्ययन किया था। इस बात को आपने याद रखना है। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, बिहेवियरिज्म। कौन सी पुस्तक थी, बिहेवियरिज्म। इस बात को आपने याद रखना है। और आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान ही है, और इसका श्रेय जो है वो जेबी वॉटसन को ही अक्सर जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब ऑप्शन में भाई देखो एक नाम दिया है, विलियम वुंड। विलियम वुंड के बारे में वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि विलियम वुंड कौन थे। तो विलियम वुंड जो है वो मनोविज्ञान की, आधुनिक मनोविज्ञान का इनको जनक माना जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो बोलेंगे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम वुंड साहब है। इनके द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग में 1879 में क्या खोला गया था, जर्मनी के लिप्जिंग में जो है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला इनके द्वारा खोली गई थी। और व्यवहारवाद के ये क्या है, पिता है। 1879 में इनके द्वारा मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला कहाँ पे खोली जाती है, जर्मनी के लिप्जिंग में खोली जाती है। अगर बात करता हूँ मैं आपकी विलियम वुंड साहब की, तो इनको जो है वो प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी आपका किसको बोला जाता है, आपका जेबी, आपका विलियम वुंड को ही बोला जाता है। और आपका जो है इसके अलावा ऑप्शन में नाम दिया, एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक साहब। भाई थॉर्नडाइक साहब के बारे में आप क्या जानते हो, तो थॉर्नडाइक साहब के द्वारा प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर या सीखने का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, जिसमें कि जिसको एसआर थ्योरी के नाम से, एसआर थ्योरी बोले तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा जो है वो जो प्रयास एवं जो त्रुटि का सिद्धांत है, यहाँ पर इसको अन्य नाम से, जो उसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको संयोजनवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, और संबंधवाद का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। और थॉर्नडाइक ने जो इनकी थ्योरी थी, इसमें 3 मुख्य नियम बताए सीखने के। ये क्वेश्चन आया है कि सीखने के कितने नियम बताए, 3। और गौण नियम कितने बनाए, गॉड या गौण नियम 5 बताए हैं। लेकिन हम 3 नियम जो हमने देखे हैं, एक अभ्यास का नियम है, आपका तत्परता का नियम है, और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो प्रभाव या परिणाम का नियम, तो ये तीनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। मिलते हैं साइकोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ। सभी को प्यार भरा नमस्कार। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव।